मैं जब भी कोई कब्र खोदता हूँ तो पहले थोड़ी मिट्टी उठाकर छकता हूँ। इससे मुझे पता चलता है कि जमीन सुरक्षित है या नहीं। लेकिन इस बार जैसे ही मिट्टी मेरे मुंह में गई कुछ अजीब लगा। पैसे बहुत ज्यादा मिल रहे थे, इतने कि मना करना मुश्किल था। इसलिए मैंने काम नहीं रोका और मजदूरों से कहा कि ऊपर वाली कब्रें पहले हटाओ। ज्यादा गहराई तक खुदाई नहीं हुई थी कि नीचे से अजीब आवाज आई। मैं तुरंत नीचे कूदा और हाथों से खुदाई करने लगा। तभी मुझे वो दिखा, एक और ताबूत, लेकिन सीधा खड़ा हुआ। मैंने पहले भी एक साथ दफनाए गए ताबूत देखे थे, पर ऐसा कभी नहीं। वो लोहे की तारों से कसकर बंधा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि ये बाहर वालों को रोकने के लिए है या अंदर किसी चीज को बंद रखने के लिए। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो ताबूत लगभग 3 मीटर लंबा था। तब तक अंधेरा भी होने लगा था। मैंने कहा कि इसे पहाड़ से नीचे ले जाकर मंदिर के गोदाम में रख देते हैं। हमने उसके आसपास चिपचिपा चावल डाला, सुअर का खून डाला और ताबीज लगा दिए एहतियात के तौर पर। तभी क्लाइंट आई। वो उस अतिरिक्त ताबूत को देखकर हैरान थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने एक पुरानी फोटो दिखाई। उसके पिता कुछ जापानी लोगों के साथ खड़े थे। उसने बताया कि उन्हीं लोगों ने कब्र की जगह चुनने में मदद की थी। बस उसे इतना ही पता था। जाने से पहले उसने मुझसे ताबूत संभालने को कहा और पूरा पैसा देने का वादा किया। आधी रात को सब सो रहे थे, तभी मेरे छोटे शिष्य को बुरा सपना आया। एक डरावना आदमी उसके सीने पर बैठा हुआ था। उसने किसी तरह खुद को छुड़ाया और तुरंत समझ गया कि ये ताबूत से जुड़ा है। वो भागकर गोदाम गया। दरवाजा अभी भी बंद था। तभी सुअरों के बाड़े से चीखें सुनाई दी। उसने खिड़की से देखा कि सारे सुअर एक कोने में सिमटे हुए हैं। उनके पीछे कोई भयानक चीज रात के पहरेदार को मार रही थी। वो घबरा गया और अपने बड़े शिष्य को जगाने दौड़ा। दोनों ने मिलकर गोदाम खोला। ताबूत का ढक्कन टूटा हुआ था और ताबीज वैसे ही लगे थे। इसका मतलब सिर्फ एक ही था। जो भी अंदर था वो छत तोड़कर भाग चुका था। अब क्लाइंट के पिता और जापानियों के रिश्ते को सोचकर साफ हो गया कि इस ताबूत में कोई बड़ा राज छिपा है। इसलिए मैंने तुरंत कब्रिस्तान वापस जाकर सच पता लगाने का फैसला किया।